हाँ, तो अपना इंग्लिश का कैप्सूल सेकंड, कैप्सूल फर्स्ट आप तैयार कर चुके हैं क्योंकि आपने मेरे से प्रॉमिस किया था। कैप्सूल सेकंड भी आपको आज का आज ही, अभी का अभी लर्न करना है और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट डे जो मिलेगा, कल मिलेगा आपको कैप्सूल 3। एक एक कैप्सूल पर डे तैयार करो। मात्र 8 दिन के अंदर इंग्लिश का जो प्लान लेके चल रहे हैं, ज़बरदस्त तैयारी अपनी होने वाली, ठीक है। आज अपन कैप्सूल सेकंड में क्या करेंगे, कैप्सूल फर्स्ट में अपन ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज अपन लॉन्ग और शॉर्ट मिला के मुश्किल से 20-21 पूरे ही, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक से बढ़े के, इनमें से 100% टपकेंगे। बस आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे से मेहनत करके लर्न हाथों हाथ लर्न होना चाहिए, ठीक है। बस आगे के लिए मत छोड़ना, तुरंत याद करना है। और मेन चीज़ मैंने ये चलाई है कि हिंदी को साथ में रखा है ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। हालांकि एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी, लेकिन अपन को अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए ना, समझ में भी आना चाहिए अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमिल या फिर एम हैमिल, एम हैमिल का चरित्र चित्रण, ठीक है, वो कीजिए। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सबके कैरेक्टर जो भी हैं वो कैरेक्टर स्केच अपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनके भी सिलेक्टेड, सबके नहीं सिलेक्टेड। देखो, इन द बिगिनिंग एम हैमिल एमर्जेस एज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, जैसा कि हर कोई होता है कि शुरू में एम हैमिल एक ऐसे कठोर अध्यापक के रूप में उभर कर आते हैं। हु ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज हैंड, वे हमेशा जो है हमेशा अपने हाथ में एक डंडा रखते। देखो कितना ईजी है कि हु ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज हैंड, रूलर इज है, आप स्टिक कह सकते हो, रूलर की जगह आप स्टिक कह सकते हो, एक डंडा जो है वो रखते हैं। और वे विशिष्ट सख्त मिजाज व्यक्ति प्रतीत होते हैं। एंड ही सीम्स टू ए टिपिकल हार्ड टास्क मास्टर, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब सख्त है, कह दिया तो होगा नो, ऐसे वाले लगते हैं। बट वेन ही टीचर्स लास्ट लेसन, लेकिन जब अपना अंतिम लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो ही सेंसिटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग टीचर विद इन हिम कम्स आउट, ठीक है। लेकिन जब उनके अंदर का संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील और विचारोत्तेजक, यानी कि थॉट प्रोवोकिंग मतलब विचारोत्तेजक अध्यापक बाहर आ जाता है कि उनके दिल में क्या है, वो क्यों स्टिक रहते थे, क्यों डंडा रखते थे, क्योंकि वो सिखाना चाहते थे कि थोड़ी बहुत एक डर, जैसे अपने पेरेंट्स का अपने ऊपर डर रहता है, अगर पेरेंट्स का डर नहीं हो तो अपन नहीं पढ़ेंगे। डर हमेशा किसी न किसी का डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सफल होना लाइफ में तो डर किसी का होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें अपन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मैच्योरिटी है नहीं, इसलिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट थोड़ी सा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वही वाली चीज़ है। ही इज़ ग्रेट पैट्रियट एंड वॉन्ट्स स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन टू प्राउड ऑफ देयर नेशन एंड लैंग्वेज। बिल्कुल, उनको अपने देश के, मतलब जैसे फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत प्यार करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज अपनी मातृभाषा मानते थे। वही चीज़ है कि वे एक महान देशभक्त हैं। ही इज़ ए ग्रेट पैट्रियट, आराम समझ में आ रहा है। एंड वॉन्ट्स हिज स्टूडेंट्स, और वे चाहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं और कंट्रीमैन जो मतलब जो देश के लोग हैं और भी जो देशवासी है, टू बी प्राउड ऑफ देयर नेशनल लैंग्वेज, उनको अपने देश पे और अपनी भाषा पे प्राउड होना चाहिए। मतलब इतना इजी लैंग्वेज में लिखा है, देखो भाषा के प्रति गौरव का अनुभव करें, फील करें, ठीक है। और एम हैमिल टीचेस इवन हिज लास्ट लेसन विद ग्रेट पैशंस, वह अपने अंतिम पाठ को बहुत धैर्य के साथ में पढ़ाते हैं। संक्षेप में अगर अपन कहें, टू सम अप, मतलब पूरा अब सम अप में हम कहें तो एम हैमिल इज ए परफेक्ट टीचर। संक्षेप में एम हैमिल एक संपूर्ण शिक्षक है। को कितना इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, ध्यान रखना, एज इट इज आपको इसको याद करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड है जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन, शीर्षक लास्ट लेसन को न्यायोचित ठहराएं। भाई जो लास्ट लेसन के नाम से जो चैप्टर बनाया गया, क्या ये सही है, क्या ये न्यायोचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन भी 100% मोस्ट हो जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए। तो देखो द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, 2 तो क्या है, 2 और, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, इससे पक्का क्वेश्चन आने के चांस है। सब चैप्टर से सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जिनमें से पक्का 100% टपक जाएगा। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास एंड लोरेन हैज़ पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रेंच डिफीट इन द फ्रेंच को पर्शियन, याद है ना, जब फ्रांस पर्शिया का युद्ध हुआ था, फ्रेंच और पर्शियन वॉर 1817 गया था, बिल्कुल पूरा हिंदी में वो का हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें फ्रांस हार जाने के परिणाम स्वरूप फ्रांस के जिले थे 2, कौन से, अलास और लोरेन, ठीक है, ये पर्शिया के अधिकार में चले गए थे, ठीक है। तो देख लो, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास एंड लोरेन हैड पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, मतलब उनके हाथों में चले गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एम हैमिल वॉज ए टीचिंग फ्रेंच इन स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, वो पिछले 40 सालों से फ्रेंच भाषा को वो पढ़ाते थे एम हैमिल। ही वॉज ए डिवोटेड एंड स्ट्रिक्ट टीचर, जैसा कि मैंने पहले पढ़ लिया, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। और एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज एवरीथिंग, लेकिन बर्लिन से आदेश आ चुका था कि अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इन 2 जिलों के अंदर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो
एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज एवरीथिंग। बर्लिन से क्या आदेश आ गया था कि अब जो बर्लिन के एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया, चेंज हो गया, ठीक है। नाउ ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। अभी यहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। टुडे वॉज द लास्ट लेसन ऑफ, इसलिए एम हेमल का जो आज का ये पार्ट है लेसन, वो लास्ट लेसन है। एम हेमल हैड टू गो, और फिर वहाँ से एम हेमल जो है अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एम हेमल को जाना ही होता है यहाँ से, क्योंकि जाना पड़ेगा, आप फ्रेंच तो पढ़ा ही नहीं सकते, आप तो फ्रेंच के टीचर हो। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग, ठीक है। उन्होंने व्यक्ति की मातृभाषा के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो जहाँ पर जन्मा है उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, उसको अपनी मातृभाषा पर गर्व भी होना चाहिए, ऐसा कहा था। और इवन द विलेजर्स अटेंड हिज लास्ट लेसन, और जो लास्ट लेसन है वो वहाँ के गाँव ग्रामीण वासियों ने भी अटेंड किया था। तो टाइटल इज मतलब अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, इसलिए टाइटल जो है बिल्कुल न्यायोचित है, जो टाइटल है वो बिल्कुल जस्टिफाई है ना। शानदार आंसर, शानदार लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगला, कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे बताइए, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से लिए हैं बस। मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। तो देखो वहाँ पर बेसिकली अपन 2 हैजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास एंड बैंगल इंडस्ट्री वो ले रहे हैं अपन, 2 मेनली 2 ले रहे हैं। पहला, द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, इट अफेक्ट्स देयर हेल्दी बैडली। यानी कि जो कांच की चूड़ियाँ काम करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत मजदूरों को जो उच्च तापमान में हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, ये ठीक है। इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट देयर हेल्दी टुडे, जो हेल्थ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और द हेल्थ बैडली सॉरी, द बिगेस्ट हैजार्ड द फेस इज दैट, जो बड़ा सबसे बड़ा खतरा है, हैजार्ड का मतलब खतरा, सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जब वे चूड़ियों के कांच की पॉलिश करते हैं तो उससे धूल उड़ती है और वो आंखों में मतलब जाती है, चाहे कितना कि वो चश्मे भी नहीं लगाते, खूब सारे लोग ऐसे हैं, इस वजह से वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। और चश्मे लगा भी लो ना तो थोड़ी बहुत साइड से जाए बिना रह भी नहीं सकती, तो वो ब्लाइंड हो जाते हैं। ये सबसे बड़े 2 हैजार्ड अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। यानी कि जो ग्लास इंडस्ट्री है उसमें कांच की चूड़ियों में जो उद्योग काम करने वाले खतरे कौन कौन से, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन कौन से खतरे हैं। तो देखो, पहला, द वर्कर्स वर्क अराउंड ग्लास फर्निशेस विथ हाई टेम्परेचर, दे वर्क इन डेग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, तो दिस इज क्वाइट अनहेल्दी फॉर देम। बिल्कुल सही बात है। मजदूर आपको पता है, हाँ, जो उसमें काम करते हैं वो हाई टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कांच को पिघलाने वाली भट्टियों के पास का काम करते हैं और वे हवा व प्रकाश से रहित गंदी कोठरियों में काम करते हैं। देख लो भाई कि दे वर्क इन डिंगी यानी सेल्स, यानी कि जो बिल्कुल पतली गली कोठरियाँ जहाँ पर हवा भी नहीं आती है, वो बिल्कुल विदाउट एयर, बिना ना कोई लाइट आती है, अंधेरे के अंदर काम करते हैं। और दिस क्वाइट अनहेल्दी फॉर देम, जो कि ये उनके लिए बहुत अस्वास्थ्यकारी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स प्रोडक्ट डस्ट, ठीक है। और जब चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने के लिए जो गर्द निकलती है ना, धुआं सा जो निकलता है, वो डस्ट निकलता है, और दिस डस्ट स्लोली मेक्स द वर्कर्स लॉस देयर आई साइट, जो उनकी आई साइट को वीक कर देता है और दे गो ब्लाइंड, और फाइनली वो लास्ट में जाके ब्लाइंड भी हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, द वर्कर्स वेल्ड द पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, दे डू दिस वर्क इन देयर डार्क हटमेंट्स इन द डिम लाइट फॉर फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स, ठीक है। जो ऑयल लैम्प होते हैं ना, उससे थोड़ी कम लाइट होती है ना, उसको जला के ये काम करते हैं। यानी कि मजदूर रंग बिरंगे कांच टुकड़ों को जोड़ते हैं और वे काम अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में तेल की दीपों, ऑयल का मतलब, ऑयल लैम्प्स का मतलब जो तेल के दिए होते हैं उसमें काम करते हैं, जो टिमटिमाते हुए रहते हैं। और इससे भी उनकी जो दृष्टि, सीधी सी बात है, देखो अपन भी अगर कम लाइट में पढ़ते हैं ना, अपनी नज़र भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा लाइट अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेकिन अच्छी लाइट होनी चाहिए, जिससे अपन क्लियर दिखे। हमेशा आप भी कभी डिम लाइट मत पढ़ा करो, डिम लाइट पढ़ने से आपकी आई साइट वीक होगी, ठीक है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर आई साइट लाइट, और ज़्यादा धूप में भी नहीं पढ़ना चाहिए, धूप से भी तेज़ जो होते हैं ना प्रकाश, उससे भी रोशनी खराब होती है थोड़ी। मोस्ट ऑफ देम लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दैट बिकम अडल्ट्स। खूब सारे ऐसे हैं जो अडल्ट्स का मतलब है कि अपने वापस पूरे जो हैं कंप्लीटली एडल्ट होने से पहले ही जो है यंग लोग भी, बच्चे भी, वो उनकी आई साइट या नज़र खो चुके होते हैं, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी इजी लैंग्वेज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी इजी, अपने ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर 3-4 लिखना है। जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वो लैंग्वेज भी ठीक अच्छी है, तो कोई से भी लिख देना, ईजी है। अगला है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी एंड द फैमिलीज ऑफ देयर रेक पिकर्स हु लिव देयर। सीमापुरी जो है वो वहाँ रहने वाले कचरा बीनने वाले परिवारों की दशा का वर्णन कीजिए, सीमापुरी तथा वहाँ रहने वाले कचरा बीनने वाले लोगों का। तो देखो, मोर देन 10,000 रैक पिकर्स फैमिलीज लिव इन सीमापुरी, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग सीमापुरी में रहते हैं। और दे हैव मड स्ट्रक्चर्ड हाउसेज विद टिन एंड टैपलिन रूफ्स, जो मैंने आपको पहले भी कहा था
जो मैंने शॉर्ट आंसर में भी लिया इस क्वेश्चन को भी, कि जो उनकी झोंपड़ियाँ हैं उनके मिट्टी के बने घर है और जिनकी छतें टिन और तिरपाल से बनी हुई है, और दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज, सेवेज एंड रनिंग वाटर। ये बिल्कुल भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है उनके, वहाँ न तो कोई सेवरेज है, न कोई उनके पास नालियाँ हैं, न कोई पीने का पानी है, ठीक है, वो नल है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। उनकी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण सिर्फ भोजन है, कि रोटी मिल जाए बस, रोटी उनकी बड़ी चीज़ है, वरना वो भूखे मर जाएंगे। और फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए। और दे ऑलवेज फाइंड समथिंग यूजफुल टू गार्बेज, सो इट इज़ गोल्ड ऑफ देम। इसलिए वो कुछ ना कुछ कचरे के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, इसलिए वही जो गार्बेज, जो कचरा जो है उनके लिए एक सोना है, गोल्ड है, ठीक है। देख लो अपने गार्बेज, सो इट इज़ गोल्ड फॉर देम। और देर इज़ एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु बिकम पार्टनर्स इन दिस बिजनेस। समझ पा रहे हो ना, बहुत ईजी है। यानी कि वहाँ नंगे पैरों पर बच्चों की एक वहाँ पर नंगे पैरों वाले बच्चों की एक सेना जो है, आर्मी, यहाँ पर जो आर्मी है, ये आर्मी का मतलब है सेना, लेकिन किनकी? बेयर फुट बॉयज़, जो नंगे पैर घूमते हैं, ठीक है, उनकी सेना उनके इस व्यापार में हिस्सेदार हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ईजी है। अगला, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने पानी के अपने भय पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया? शॉर्ट में आ सकता है, तो देखो बहुत ईजी है। डगलस हैड ए टेरिबल एक्सपीरियंस विच हैड डेवलप्ड इन हिम ए फियर ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है कि डगलस को एक भयानक अनुभव हुआ था जिसने उसके अंदर पानी के प्रति भय उत्पन्न कर दिया था, जैसे उसको फेंका था ना उस टाइम पर। तो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग हिज फिशिंग ट्रिप एंड डिप्राइव्ड हिम द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। ये चीज़ आपको भी सीखना चाहिए। डर था स्विमिंग का, उसके बावजूद पानी का, लेकिन उस डर को जीता है। आपको भी वही है कि 95 कैसे बनेंगे, लेकिन इस डर को जीत जाओगे अगर मैं जैसा कहूँ वैसे करते रहोगे तो, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर। देख लो भाई, उसने निश्चय किया, उसने पानी का भाई विजय पानी का निश्चय किया कि नहीं मैं जीत के रहूँगा। क्योंकि देख लो आगे, बिकॉज इट रूइंड फॉर फिशिंग, बिकॉज वे भाई उसकी मछली पकड़ने की यात्रा इन सबको बर्बाद कर रहा था वो, कि यार मैं फिशिंग मछली कैसे पकड़ूँ, स्विमिंग कैसे करूँ, बोटिंग कैसे करूँ, सब सारा का सारा मामला पानी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे अगर ये नहीं करूँगा फिर इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा, इसलिए इससे इस डर को दूर भगाना है। और फाइनली उस डर को दूर भगाया। एक अपना जो मैंने कहा ना, एक टीचर रखा, एक ट्रेनर रखा जिसने उनको सिखाया। अगला देखो, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक किस प्रकार बनाया, कैसे बनाया था? देख लो बहुत ईजी है कि डगलस वॉज स्कैर्ड ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है, डगलस पानी से डर लगता था डगलस को। द इंस्ट्रक्टर हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम कंप्लीट स्विमर। सीधी सी बात है, जिसको जो ज़्यादा डरेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई। जैसे अभी अपन क्या कर रहे हैं कि जो जिनकी तैयारी कम है या फिर जो बहुत डर लगता है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने अपन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए लेके आता हूँ मैं। कभी लाइव टेस्ट लेता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। लेकिन बिल्कुल जैसे ये एक अच्छा स्विमर बनाता वैसे आप अच्छी मार्कशीट को लेके आओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। आप भी इस उम्मीद पर रहोगे। इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रॉप एंड पुली टू ट्रेन डगलस। बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षक डगलस को प्रशिक्षण देने के लिए क्या करता है? घिरणी, जो जिस पे रोप घूमती है, और रस्सी का प्रयोग किया करता है। देख लो भले, रोप का मतलब रस्सी, और पुली टू ट्रेन जो घिरणी जिसके ऊपर घूमती है, ठीक है, वो हो गया। और ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड मेड डगलस गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, ठीक है ना। यानी रस्सी का छोर पकड़ लेता था और उसे डगलस ने बार बार तालाब के पार करवाता। ऐसे रस्सी उसको हाथ से पकड़ा दी और ऐसे खींच लेता, खुद कभी वापस भेजता, ऐसे डीली छोड़ता पकड़ता है ना। वेन ओवर द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप देन ऑथर वुड गेट एक्सट्रीमली फ्रैटेंड, ठीक है। तो देखो, जब कभी प्रशिक्षक रस्सी को ढीली छोड़ता, देख लो भले, वेन ओवर द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन हिज रोप, मतलब रस्सी को ढीली छोड़ना। रिलैक्स का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का मतलब तो प्रशिक्षक हो गया जो सिखाने वाला है। रोप का मतलब रस्सी और ढीली छोड़ना, रिलैक्स का मतलब ढीली छोड़ता तो लेखक का मतलब जो खुद ये लड़का है वो, ठीक है ना, वो डगलस ऑथर वुड गेट एक्सट्रीमली, वो क्या करता था, मैं बुरी तरह डर जाता कि यार डूब जाऊंगा, ऐसा बुरी तरह से एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाता था। देन द टेरेटर ऑफ वाटर बिगिन टू गेट डिसमिस्ड विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर पानी का डर कम होने लगा। और दैट इज हाउ टू इंस्ट्रक्टर मेड डगलस है स्विमर। और फाइनली इस तरह प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक या स्विमर बना दिया। बहुत इजी, आराम से अपने शब्दों में लिखो। वाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, हाउ डिड ही ओवरकम इट। डगलस को पानी से डर क्यों लगता था, इस डर पर उसने कैसे विजय प्राप्त की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, डगलस वॉज ए यंग बॉय, छोटा सा बच्चा था। तो ही वेंट टू ए स्विमिंग पूल एंड लर्न हाउ टू स्विम। वह स्विमिंग पूल में जाना चाह रहा था स्विम सीखने के लिए, ठीक है। तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल है, वहाँ पर सीखने के लिए जाना चाहता था।
वन डे ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर बाय ए स्ट्रॉन्ग बॉय, एक मसल्स वाला आदमी था, उसको उठा कर उसको फेंक दिया, ठीक है, पानी के अंदर। तो ही नैरोली स्केप डेथ, और उसको ऐसा लगा कि बाल बाल की वह तो मौत हो जाती, मेरे तो बार बार मतलब कहते हैं बाल बाल बच गया, वरना मर जाता। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही गॉट स्कैर्ड ओवर, उसके बाद में इसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। लेकिन बंदा कहते हैं ना, बच्चा जो है डगलस जो है बड़ा हिम्मती था, बल्कि मुझे जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी को जीतूंगा। और ही ऑल्सो हैड ए फैसिनेशन फॉर लैक्स एंड ब्रोक्स, ठीक है। तो उसने क्या करा कि उसने पानी से डर, उसका झीलों और झरनों के प्रति ये हमेशा रुझान था, लेक्स में, झीलों में जाना, ठीक है, ऐसे झरने झरते वहाँ पर देखना, पानी से उसको लगाव बहुत था, लेकिन पानी से डर भी लगता था। सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे पानी से जीतना है यार, इसलिए क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा वरना। तो द मोस्ट important observation that the author had made is that death itself is not as fearless as the fear of it. fear का मतलब डर है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण निरीक्षण जो लेखक ने किया वह यह है कि मृत्यु स्वयं उतनी भयानक नहीं है जितना भयावह मृत्यु का भय है। कि जैसे हम किसी से डरते हैं कि नहीं मर जाएंगे, लेकिन इतना वो चीज़ होती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से अपन को जो डर है वो कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, एक्चुअली में उतना डर होता भी नहीं है, ठीक है। तो हिज क्लियर मैसेज is that we should be courageous and never allow fear to deter us from doing this that we love to do, ठीक है। यानी कि उसका स्पष्ट संदेश है, मतलब ही इज क्लियर मैसेज, एक स्पष्ट संदेश है कि हमको साहसी बनना चाहिए और भय के कारण उन कामों को करने से नहीं रुकना चाहिए जो हमें करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको डर के मामले, मतलब कि जो हम जिससे प्यार करते हैं कि ये काम मुझे करना है तो वो करना चाहिए, न कि अपन को इसे डर भय से रहना चाहिए, ठीक है ना, कि यार कैसे हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो देखो द पैडलर लेफ्ट फॉर एडला ए रेड ट्रैप एंड द मनी ही हैड स्टॉलन। सीधी सी बात है, जो फेरी वाला था उसने एडला के लिए चूहेदानी और अपना चुराया हुआ धन छोड़ दिया था। इसलिए क्या हुआ, ही हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू हिज ऑनर। उसने एडला से निवेदन किया था कि वह उस धन उसके मालिक को लौटा दे, ठीक है। और एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट एट द थॉट दैट पैडलर हैड रीओपन ओवर हिज मिस्टेक। एडला उस उपहार को देखकर इस विचार से खुश थी कि फेरी वाले को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एक चोर जब चोरी स्वीकार करता है कि हाँ यार मेरी बड़ी मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए वो बहुत खुश हुई एडला, ठीक है। अगला, फेरी वाले ने पत्थर के नीचे अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेबल क्यों लिखा, ठीक है। तो देखो, द पैडलर वॉज ए थीफ, सीधी सी बात है, फेरी वाला एक चोर था। बट एडला एंड हर फादर वार्मली रिसीव्ड हिम एज कैप्टन वॉन स्टेबल, ठीक है ना, सॉरी स्टेल। जब लेकिन जो एडला और उसके जो पिता जो जंगल में भटक गया था और फिर वो रात को वहाँ पहुँचा था उस फैक्ट्री में, वहाँ वो वाली स्टोरी यही है, ठीक है। तो कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में स्वागत किया था। तो वो जब उसने नाम लिया कैप्टन वॉन स्टेल, उनको ऐसा लगा था, उसके पिता को, एडला के फादर को लगा था कि ये जो कैप्टन वॉन है जो अभी मतलब ऐसी हालत में हो गया है, तो इसलिए उनको ऐसा लगा, स्वागत किया। और इस मिलनसार व्यवहार ने उसका दिमाग बदल दिया, ठीक है। दिस फ्रेंडली ट्रीटमेंट चेंज हिज माइंड, इसलिए उसके जो माइंड उसको बदल दिया। सो ही वॉन्टेड टू बिहेव एज ए कैप्टन, ठीक है, इसलिए वह एक कप्तान की भांति व्यवहार करना चाहता था। और दैट इज़ वाई ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टेल, यही कारण है कि उसने कैप्टन वन स्टेल के रूप में हस्ताक्षर किए। जो लास्ट में जो पर्ची और वो पैसे रखे गया था ना, वहाँ पर ये सिग्नेचर भी लिखा गया था, वहाँ पर लिखा गया कैप्टन वन स्टेल, ठीक है, वन स्टेल। अगला, एडला कौन थी, हु वॉज एडला, हाउ डिड द चेंज द पैडलर्स बिहेवियर। तो देख लो, वही सिंपल चीज़ है कि मिस एडला इज ए एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। जो आयरन मास्टर था, लोहे फैक्ट्री के जो मालिक था, उसकी बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी। शी लिव्स विथ हर फादर, वो अपने पिता के साथ रहती थी। और एज फॉर हर एफ्रियंस, शी इज़ नॉट ऑल प्रिटी बट इनवार्डली शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यानी कि जहाँ तक उसके रूप स्वरूप की अपन बात करें, मतलब शरीर से देखें तो उतनी सुंदर वो बिल्कुल भी नहीं थी, उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं थी, लेकिन अंदर से वो बहुत अत्यंत सुंदर महिला थी, ठीक है ना। कहते हैं ना, बाहर से सुंदर होने से फर्क नहीं पड़ता, बाहर अंदर से सुंदर होना चाहिए। तो एक अंदर से बहुत सुंदर लेडी थी, ठीक है, बहुत काइंड थी। सी इज़ वेरी मॉडेस्ट, काइंड एंड जनरस, ठीक है। वह बहुत शालीन, दयालु और उदार थी, समझ गए। वेरी मॉडेस्ट का मतलब शालीन थी, दयालु थी और उदार थी, जनरस का मतलब उदार। ही सक्सीड इन परसुएडिंग द पैडलर टू स्टे विद देम ऑन क्रिसमस इवनिंग। यानी कि वह ईवी का मतलब इवनिंग है, यहाँ पर इवनिंग पूरा लिख लेना। यानी कि वह चाहती थी कि जो क्रिसमस की नाइट है, जो मतलब वो, क्योंकि उस टाइम पर वो फादर और दो अकेले थे, तो उनके साथ में ये भी पैडलर भी हमारे साथ में रहे, अच्छा रहेगा। तो मिस एडला तभी कह सकते हैं ना कि कैसे मतलब उसका दयालुपना था उसका।
तो मिस एडला हैज़ अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि जो है मिस एडला को मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी, बहुत गहरी समझ है मानव ह्यूमन साइकोलॉजी की, और शी इजीली अंडरस्टैंड्स दैट द पेडलर इज़ वेरी मच स्कैर्ड, ठीक है, यानी कि वह आसानी समझ जाती है कि वे बहुत डरा हुआ है, मतलब जिसको साइकोलॉजी समझ होती है, कहता है ना कि वो चेहरा देख के बता देते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वही वाली चीज़ है, ह्यूमन साइकोलॉजी की पहचान थी, इसलिए उसने पहचान लिया था कि बंदा डरा हुआ है, कहीं से भाग के आया है, पर जो भी है वो इसको पहचान गई थी। व्हेन हर फादर वांटेड टू एक्सपेल द पेडलर फ्रॉम हिज हाउस इट वाज एडला हु डिड नॉट लेट हिम गो, यानी कि जब उसके पिता फेरी वाले को अपने घर से निकालना चाहते थे तब एडला ही थी जिसने उसे नहीं जाने दिया कि नहीं मत भेजो इसको, मत जाने दो, ये डरा हुआ है बेचारा, इसको रहने दो। द सर जनरस बिहेवियर ब्रिंग्स ए चेंज इन द पेडलर, और इस प्रकार उसका उदार व्यवहार फेरी वाले की पूरी लाइफ बदल दी, उस फेरी वाले को एक अच्छा व्यक्ति बना दिया कि यार मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि उस बुज़ुर्ग ने मेरा इतना स्वागत किया, खाना खिलाया मैंने वहाँ से, वो उसके पैसे चुराए, और एक ये ऐसी है जो बिना मतलब वो करे कितना मेरा रिस्पेक्ट सम्मान कर रही है, मुझे ऐसे लोग भी हैं समाज के अंदर इस देश में, इसलिए कहते हैं ना कि अच्छी संगत में, संगत जब अच्छी मिलती है तो बड़े बड़े वो भी बदल जाते हैं, तो बहुत अच्छा इसकी लाइफ बदल गई। अगला, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, इस घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदल दिया। तो देखो चंपारण वाली जो घटना है, चंपारण की घटना आएगा, ये क्वेश्चन पूरा वैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग तो पूरा है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा कि चंपारण की घटना ने, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो देखो द पीजेंट इन चंपारण वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण किसान के बंटाईदार थे, सीधी सी बात है, शेयर क्रॉपर थे, बंटाईदार थे, मतलब बंटाईदार का मतलब समझते हो ना कि वो जैसे ज़मीन के पर खेती करते, अंग्रेजों का राज था, तो अपनी ज़मीन के बदले में जितने भी खेती होती आधा अंग्रेज ले जाते, आधा उनके पास, वो बंटाई होती थी उनकी। और द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड ए अरेंजमेंट विद देम, ठीक है ना, अंग्रेज जमींदार ने उनके साथ में एक समझौता कर रखा था कि द पीजेंट वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 320 और 15%, ठीक है, यानी कि ये कह दिया कि अपनी जो 3-20 या 15% मान लीजिए, लगभग 15%, भाई 3.20 का मतलब लगभग वही तो हो गया अप्रोक्स, यानी कि अपन अगर बात करें तो 15% ज़मीन पर नील की खेती होगा। नहीं, अगर ऐसा मान लो कि अगर आपके पास में 100 बीघा ज़मीन है तो 15 बीघा ज़मीन के ऊपर आपको इंडिगो खेती करनी है, ये उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में एग्रीमेंट था। और जो किसान है वो इंडिगो खेती करना नहीं चाहते थे, बिकॉज इंडिगो की खेती अगर एक बार हो जाती है 4-5 साल तक उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है, बाकी उसको फिर नेक्स्ट 4-5 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, इसलिए। लेकिन अब एग्रीमेंट हो रखा था, तो दे वर फोर्स टू गिव देयर होल इंडिगो क्रॉप एज रेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। लेकिन हाँ ठीक है, किसान सोचते थे चलो ठीक है 15% पर उगा देंगे और क्या करें, लेकिन अब अंग्रेजों को प्रॉफिट ज़्यादा था इंडिगो में, तो अंग्रेज चाहते थे कि इंडिगो पूरे खेत में उगाई जाए, ठीक है। तो देख लो पहले, वो ये चाहते थे कि वाइल इंडिगो क्रॉप एज रेंट टू द ब्रिटिश, सॉरी ये होल इंडिगो, ठीक है, यानी कि अब अपनी पूरी नील की कपास किराए के रूप में अंग्रेज जमींदारों को देने के लिए मजबूर किया जाता था कि आपको पूरी की पूरी मतलब रेंट पे इसको काम करो। तो विद द एडवांट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स टू फ्री देम फ्रॉम द अरेंजमेंट। लेकिन जो किसान थे वो इस अरेंजमेंट से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे कि नहीं हमें पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने गांधी जी लेट देम इन देयर स्ट्रगल टू गेट देयर राइट एंड सक्सेस टू। गांधी जी ने उसके अधिकारों की मतलब पाने के संघर्ष में उनका नेतृत्व किया और सफल भी हुए, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर द एपिसोड, देख लो सक्सेस टू इट, गांधी जी ने हेल्प की थी और सफल भी हुए थे, अंग्रेजों वहाँ से भगा दिया गया और नील की खेती किसान ने उसके बाद में नहीं की थी। तो आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी, वापस 25% उनको रिफंड किया गया किसानों को, 25% धन वापसी के समझौते के बाद में किसान जान गए कि उनके पास में अधिकार हैं, 25% की राइट मिला, गांधी जी ने उनको दिलवाया, तब किसान भी समझ गए अच्छा ये ऐसा भी हम राइट ले सकते हैं, ठीक है, वरना पहले किसान जानते नहीं थे। तो 25% को रिफंड मनी हुआ अंग्रेजों के द्वारा, और द फार्मर्स केम टू नो दैट दे हैड राइट एंड देयर डिफेंडर्स टू, ठीक है, कि हमारे पास में राइट हैं। दे ऑल्सो लर्न टू बिहेव कोरेजसली, ठीक है, उनके और तथा उनके रक्षक, उन्होंने साहसपूर्ण व्यवहार करना भी सीख लिया। देख लो अपने, क्योंकि गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी थी कि नहीं, जैसे वो चाहे वकीलों से लड़ना पड़ा चाहे सबसे लड़ना पड़ा, ऑल्सो लर्न टू बिहेव कोरेजसली, मतलब कि हिम्मत के साथ लड़ना भी उन्होंने सीख लिया। अंग्रेज जागीरदार इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने ज़मीनें छोड़ दी जिन्हें किसानों को दे दिया गया और नील की बंटाईदार समाप्त हो गई फाइनली, ठीक है। यानी कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर सो मच डेमोलाइज्ड दैट दे अबेंडन देयर स्टेट विच
विच वॉज गिवन टू बी पीजेंट एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिस्पार्ट, वो कम्प्लीटली खत्म हो गई। तो ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, हिंदी को साथ में रखोगे तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अगला है राजकुमार शुक्ला को अपन ने वेरी शॉर्ट में भी लिया था कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी क्यों बताया गया है। तो देखो, राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण, बिल्कुल सही है, राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी जो है वो चंपारण की यात्रा करें। गांधी जी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू विजिट चंपारण इमीडिएटली, लेकिन गांधी जी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि तुरंत आ सके, ठीक है ना। तो इसलिए राजकुमार अकम्पटेंट गांधी जी वेन एवर ही वेंट, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी की एक तिथि तय की, मतलब देख लो कि राजकुमार अकम्पटेंट गांधी जी वेर ही वेंट, लेकिन जो है राजकुमार जहाँ भी हैं जो गांधी जी के पास में उनके साथ में गए थे, गांधी जी जहाँ भी जाते थे राजकुमार उनके साथ में जाते थे, इसलिए एट द लास्ट गांधी जी वेंट विथ हिम, इसलिए जो उनके साथ में लास्ट में भी गए थे। अंततः गांधी जी ने एक तिथि तय की, एट लास्ट गांधी जी वेंट हिम, दैट इज़ वाई द डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्व, इसलिए कह सकते यही कारण है कि उनको एक दृढ़ निश्चय बताया गया। मतलब ये है कि राजकुमार शुक्ला ये चाहते थे कि गांधी जी चंपारण के अंदर आए, इसलिए वो हमेशा गांधी जी जहाँ भी जाते उनके साथ में जाते, ठीक है। फाइनली फिर गांधी जी ने एक लास्ट डेट उनको दे दी, लास्ट डेट कह सकते हो, लास्ट डेट फाइनल उनको देती कि हम इस तरह को चलो फिर चलते हैं। और फाइनली जब लास्ट डेट मिल गई, इसीलिए कहा जाता है कि वो दृढ़ निश्चयी थे, मतलब अपनी बात मनवा के रहे, ठीक है। अगला ये है कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2, ये हो जाएगा अपना जो है वाई वॉज कोटमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 सो पॉपुलर इन जर्मन स्टूडियोज, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं कि जो कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में क्यों समझा जाता है, नंबर 2 इतना लोकप्रिय क्यों समझा जाता है। तो देखो, ये स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, यानी कि मेकअप विभाग में कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था, बिल्कुल सही बात है। मेंटेन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, एक सीक्वेंस जो रखा जाता था। और फिर है कि कोटमंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वॉज ए हाईली टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 माना जाता था क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये बात आपको समझ आ गई, वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और फिर क्या है, ही हैड मल्टीफैक्टेड पर्सनैलिटी, वह जो है ये रहा, वह बहुमुखी व्यक्तित्व था, जो कहता है ना कि जिसको जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज जिसके पास में हो, मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं उसको। एक तो होता है सिर्फ एक किताबी कीड़ा होना, लेकिन बाकी हर तरह का नॉलेज भी होना, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। ही वॉज नेक्स्ट टू हिज बॉस, ठीक है, यानी कि वह अपने बॉस के बहुत नज़दीक था, क्लोज था। और सुब्बू वॉज द मोस्ट सूटेबल मैन फॉर मेकिंग फिल्म, और फिल्म निर्माण के लिए वह सुब्बू सर्वाधिक सबसे बेस्ट था, उपयुक्त था। और ही वॉज एबल टू सजेस्ट ए नंबर ऑफ वेज फॉर शूटिंग ए सीन, इसलिए किसी दृश्य की शूटिंग होती थी तो उसके तरीके बताता, ऐसे करो, ठीक है। तो सीधी सी इसका मतलब मल्टी टैलेंटेड था। और व्हेन प्रोड्यूसर वुड से दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू शूट ए सीन, तो शुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज, ठीक है, कि जब निर्माता कहता कि वह नहीं जानता तो इस दृश्य को कैसे शूट किया जाए, तो फिर शुब्बू उसके 4 तरीके बताए, देख लो बोली 4 वेज है ना, ये रहा। तो शुब्बू आता वहाँ पर और कम आउट 4 वेज, उसके 4 तरीके बता देता। इफ़ द प्रोड्यूसर हैड एनी डाउट्स ही वुड कम आउट विद मोर मेथड्स, ठीक है, यानी कि यदि निर्माता कुछ और संदेह होता, डाउट होता, तो वह कुछ और तरीके बता देता कि ठीक है चलो ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ठीक है ना। तो फिल्म मेकिंग वॉज वेरी इजी फॉर सुब्बू, इसलिए सुब्बू को फिल्म बनाना बहुत इजी लगता था, इजी हो गया उसके लिए। ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, ठीक है, यानी कि सुब्बू के लिए निर्माण का बहुत इजी हो गया। और जेमिनी स्टूडियो के स्वर्णिम का मतलब गोल्डन स्टूडियो, सॉरी ये रहा, कहाँ गया वो, गोल्डन ईयर्स, स्वर्णिम काल में उसने इसे जो है ना दिशा और परिभाषा प्रदान की थी। ऑल्सो ही वो सक्सेसफुल एक्टर, बिल्कुल सही बात है, एक सफल अभिनेता था। ही नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, यानी उसने कभी बड़े अभिनयों की चाहत भी नहीं थी, ठीक है, कहते हैं ना पर्दे के पीछे काम करने वाला आदमी था। ही ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स, ठीक है, यानी कि ये हमेशा जो है वह हमेशा प्रमुख कलाकारों से बेहतर भूमिका अदा करता था। और सो ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर, इसलिए वह वहाँ बहुत लोकप्रिय था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि जो है कोटमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 यानी इतना लोकप्रिय क्यों समझा जाता था, इसका पीछे कारण ये है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर, लेकिन ये ईजी हो जाएगा। 2 मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, शॉर्ट में आ सकते हैं ये, कि व्हाट इज द गोल्ड दैट फेल्ड रेफर टू, द गोल्ड दैट फेल्ड किस ओर संकेत करती है। देखो, द गोल्ड दैट फेल्ड इज द नेम ऑफ बुक इन विच 6 एमिनेंट राइटर्स हैव रिटन 6 सेपरेट एसेज, यानी कि जो ये एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, जिसमें 6 लेखकों ने 6 अलग अलग निबंध लिखे हैं, 6 एसेज, देख लो बोले सेपरेट एसेज लिखे हैं, 6 ऐसे लिखे निबंध लिखे हैं। और ऑल द राइटर्स हैव
described their journeys into communism and how they got delusion of it and return. हर लेखक ने पुस्तक को कम्युनिस्ट की ओर उनकी यात्रा कैसे, उनका ये सब जो भी होता है उनका सबका इसके अंदर डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। ठीक है, अगला है वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। जो ऑफिस बॉय है, ऑफिस बॉय इतना कुंठित क्यों था, इतना मुरझाया हुआ क्यों था, वह किसके प्रति गुस्सा था, इतना मतलब मुंह सुझाए हुए क्यों बैठा था। तो द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट सुब्बू वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, यानी कि ड्यूटीज बोल सकते, ड्यूज बोलो, यानी कि ऑफिस बॉय कुंठित था क्योंकि उसे लगता था कि उसके अधिकार से वंचित करने के लिए सुब्बू ही जिम्मेदार है, सुब्बू रिस्पॉन्सिबल है। ही हैड मोर फॉर्मल एजुकेशन एंड इवन मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन सुब्बू। वह सुब्बू से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, देख लो भाई, ही हैड मोर फॉर्मल एजुकेशन, तथा उससे कहीं बेहतर शुरुआत उसे फिल्मों में मिली है। ड्यू टू दिस नेग्लेक्ट ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। इसी कारण अपनी उपेक्षा करना, मतलब अपने आप को नेग्लेक्ट कर देना कि मुझे नेग्लेक्ट सा, मतलब एक तरीके से मुझे भूल से गए हैं, इस कारण वह सुब्बू के प्रति गुस्सा दिखाता था। अगला है व्याख्या कीजिए, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंटरव्यू वाला। साक्षात्कार संचार संदेश का एक सर्वोच्च सेवा है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या मतलब, सेवा का माध्यम इंटरव्यू है। इसके इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि एन इंटरव्यू इज ए सप्रेमली सर्वेटेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। देखो, इंटरव्यू कैम इन टू बींग ए लिटिल और 130 ईयर्स एगो। ठीक है, 130 वर्षों से जो साक्षात्कार है वो अस्तित्व में आया था। नाउ इट हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आम बात हो चुकी है। जैसे पत्रकार देखा होगा आपने न्यूज़ के अंदर, किसी 3-4 बंदों को बिठाया जाता है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू लिया जाता है। एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग, बिल्कुल सही बात है, औपचारिक मीटिंग होती है, इवेंट होती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ नोइंग ए पर्सनस व्यू एंड हिज ओपिनियन ऑन वेरी सब्जेक्ट एंड इशूज़। बिल्कुल सही बात है, किसी को इसके बारे में जानना होता है, कोई इश्यूज़ के बारे में, तो बंदे को किसी भी एक टॉपिक के ऊपर किसी का ओपिनियन जानना हो, किसी का मुद्दा राय जाननी हो तो उसको लिया जाता है। वी कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट पीपल थ्रू एन इंटरव्यू। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये साक्षात सत्यता का महान स्रोत है और इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ। बिल्कुल बात है, ये सत्य का जो है महानतम स्रोत है। सॉरी, ये इंग्लिश हो गई जी इसकी। साक्षात्कार के माध्यम से हम महत्वपूर्ण लोगों के विषय में जानते हैं, ये तो इसकी हो जाएगी वेरे सब्जेक्ट की, और ये हो जाएगा वी कम टू नो अबाउट, ये हो गया। और इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ, ये साक्षात्कार सत्यता का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसकी इंग्लिश हो हिंदी हो जाएगी। और इट इज़ एन आर्ट इन प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, ये व्यवहार में ये एक कला है। It is supremely severable medium of communication in the modern age। और डेनिस ब्रेन हैज़ राइट सेड, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन कि जो डेनिस है, डेनिस ब्रेन है, वो सही, बिल्कुल सही कहते हैं। क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। बिल्कुल सही बात है कि हर क्षण की लगभग प्रत्येक बात हमारे पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने से पहुंचती है। अगर अपन किसी से कोई बात पूछेंगे, वो जो हमें आंसर देगा, इसका मतलब हम अगले को पूरा जान सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में उन्होंने सही बात कही है। और अगला देखो, अब है ये अपना अम्बर्टो इको, इसने मुकुंद को क्या रहस्य बताया था। व्हाट सीक्रेट डिड अम्बर्टो इको रिवल टू मुकुंद। ठीक है, तो देखो, अम्बर्टो इको रिवल्स द सीक्रेट ऑफ दिस वर्किंग स्टाइल इन मुकुंद। ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अपने कार्य करने के तरीके का रहस्य मुकुंद को बताते हैं। वे ब्रह्मांड में खाली स्थान की बात करते हैं। ब्रह्मांड में क्या करते हैं कि कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। ठीक है, और ही सेज जस्ट एज देयर आर एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स, ये तो अपन देख लिया। और ये रहा द सम वेज वी हैव एम्प्टी स्पेस इन आवर लिव्स। इसलिए वो कहते हैं, ध्यान से, कि वे कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में खाली स्थान है, देख लो भले, ही सेड जस्ट एज देयर एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स। बिल्कुल, तो द सम वे, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ खाली स्थान, रिक्त स्थान होते हैं। वी हैव एम्प्टी स्पेस इन आवर लिव्स, हमारे लाइफ में भी खाली स्थान है। ही कॉल्स देम इंटरस्टिक्स, और या फिर इंटरवल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह इन खालिस्तान को क्या बोलते हैं, वो इन खालिस्तान को इंटरवल कहते हैं, इंटरवल। ठीक है, और वन मोस्ट यूज दिस फ्री टाइम ऑन ऑर्डर टू अचीव ग्रेट थिंग एंड फॉर सम क्रिएटिव वर्क। ठीक है, महान उपलब्धियों हासिल करने के लिए इस खाली समय का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर है अम्बर्टो इको यूटिलाइज देयर इंडस्ट्रीज एंड इंटरवल्स फॉर हिज क्रिएटिव वर्क। बिल्कुल सही बात है, अम्बर्टो इको इन खालिस्तान में कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए मतलब है उनमें बताता है। और दिस इज सीक्रेट दैट ही इज एबल, यही जो था जो उसने अम्बर्टो इको ने छुपा के रखा था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है ये। अगला देखो, वाई डिड सोफी वॉन्ट जेनिस टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेमी। यानी सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि डैनी के बारे में उसकी कहानी को जो है वो
जेंसी जाने, ठीक है। तो देखो, सोफी वांटेड टू कीप हर रोमांटिक इमेजिनेशन टू हर सेल्फ, ही जेनस नो अबाउट सोफी स्टोरी विद डैनी, और द होल नेबरहुड वुड गेट to know it, hence Sophie did not want Janice to know about her story Danny। सीधी सी बात है कि अपने प्यार का रहस्य यानी जो काल्पनिक अपने तक की सीमित रखना चाहती थी। यदि जैनसी जो भी नाम है इसका उसकी कहानी के विषय में जानती तो सारा पड़ोस जान जाता, ठीक है। इसलिए सोफी नहीं चाहती थी कि जो जैनसी को डैनी के साथ उसकी कहानी का पता चले। छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो लिख देना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोफी का वास्तविक संसार उसके कल्पना लोक से भिन्न है, वह कल्पना लोक में जीती है, इसका वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो हाँ, सोफी रियल वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, यानी कि जो सोफी का वास्तविक संसार उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे हैं कि शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल सही बात है, एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखती है। सोफी ऑलवेज लिव्स इन फैंटासीज, सोफी हमेशा कल्पना लोक में जीतती है, ठीक है। कुछ इमेजिन जो लोक होता है उसमें कि ये करूँ वो करूँ, इसमें जीती है। सी इज डे ड्रीमर, वह दिन में स्वप्न देखने वाली है, पर रात को तो सबको आता है लेकिन दिन में सपना देखने वाली लड़की है। और शी ड्रीम्स टू बिकमिंग ए ब्यूटिक ऑनर, जो अपने पहले छोटे क्वेश्चन में लिया था, वह जो है एक ब्यूटिक ऑनर खोलना चाहती है, उसका मैनेजर बनना चाहती है, एक्ट्रेस कम ब्यूटिक ऑनर एंड फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। शी विशेस टू नाउ द अननोन, ठीक है। मतलब ये देख लिया अपन ने कि वह अनजानी चीज़ों को जानना चाहती है, अनदेखे स्थानों को देखना चाहती है, अजनबी लोगों से मिलना चाहती है। बहुत शानदार तरह की बातें हैं कि टू, देखो यहाँ से देखना, शी विशेस टू नॉन द नाउन, अजनबी से मिलना चाहती है। टू सी द अनसीन, जिसको देखा नहीं उसे देखना चाहती है। एंड टू मीट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, और उनसे मिलना चाहती है, जो मतलब अजनबी लोगों से मिलना चाहती है। सी फैंसीज द वर्ल्ड ग्रीटिंग एंड अपलॉडिंग देम हर सेल्फ, तो वो भी देखा था ना कि जैसे इसको ऐसा लगता है जब जाएगी तो उसकी क्लैपिंग हो रही है, वेलकम हो रहा है। और फाइनली शी फैंसी दैट ही हैड ए लोअर डैनी कैसी एंड आयरिश फुटबॉल प्लेयर बट देयर इज़ नथिंग ट्रू इन हर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फाइनली मैं इसके बाद ये कहेंगे कि अंत में वो कल्पना करती हैं कि उसका एक प्रेमी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डैनी केजी, उसका नाम है कि उसका लवर है, प्रेमी है, और जो आयरलैंड का एक फुटबॉल खिलाड़ी है, परंतु उसकी कल्पना में बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है। ये पूरा का पूरा सपना ले रही है वो, ठीक है, दिन में सपना देखने वाली बातें हैं। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तो ये थे भाई 2 कैप्सूल, ज़बरदस्त तरीके से कैप्सूल, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आप बहुत अच्छे से ले लेना। कैप्सूल फर्स्ट के अंदर अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, और कैप्सूल सेकंड के अंदर अपने जो आपके हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्स करके पढ़ लिए हैं। 15-20 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे ये भी, और उतने ही वो थे। तो ये छोटे छोटे कैप्सूल है, इनको तो आप पढ़ ही सकते हो, इनको एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद में और कुछ सोचेंगे और तरकीब बिठाएंगे। तो इंग्लिश का जुगाड़ ये ज़बरदस्त तरीके से खींचो। ये थी अपनी जो इंग्लिश की आपकी जो फ्लेमिंगो है उसका जो प्रो सेक्शन है, प्रो सेक्शन का अपने वेरी शॉर्ट पढ़ लिए हैं कैप्सूल फर्स्ट में, और कैप्सूल सेकंड में अपन प्रो सेक्शन के अंदर फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन में लॉन्ग और शॉर्ट भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है।